नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी हेल्प हिंदी में। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग राजस्व लेखपाल जो 2015 में एग्ज़ाम हुआ था, 13/9/2015 को जो एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली में, उसमें हिंदी में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। विस्तृत रूप से इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि अभी जो 2022 में जो लेखपाल का भर्ती है, जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1 और 2 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न देखिए, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुँचा सकता। तो आपको इस खाली स्थान में क्या भरना है। देखिए यहाँ पर, वह अपने मित्र को चोट नहीं पहुँचाता, तो वह किसको चोट नहीं पहुँचा सकता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शत्रु। इसका आंसर सही हो जाएगा शत्रु। उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या, अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, अर्थात मित्र का विलोम होता है शत्रु। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्धत। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए, अपने देश के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद इसमें से किसका पर्यायवाची शब्द है, या फिर अरविंद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है इसमें से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। अरविंद शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा कमल। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची कमल है। अरविंद शब्द के अन्य पर्यायवाची जैसे अम्बोज हो गया, कंज, नलिन, पुष्कर हो गया, उत्पल, तामरस, अरविंद, पुंडरीक और इंदिवर, ये सभी अरविंद शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चार वाक्य दिए हैं। इन चारों वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है। तो पहला देखिए, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। और दूसरा देखिए दिया है, तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। यहाँ पर तीसरा दिया है, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि यही वाक्य सही है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। इसमें से आपको सही बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इसमें सही वाक्य क्या हो जाएगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में आपको कारक बताना है। कुल कारक 8 होते हैं, तो इसमें से कौन सा कारक है। यहाँ पर देखिए विभक्ति दिया है, को विभक्ति दिया है। तो को विभक्ति जो है कि कर्म कारक होता है को विभक्ति में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक वह विभक्ति चिन्ह को होता है। अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न संख्या 7 और 8 में लोकोक्तियों और मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखना है इसमें। तो प्रश्न 7 दिया है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मुहावरे का अर्थ हो जाएगा किसी बात पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। किसी बात पर जो है कि शर्मिंदा होकर के क्रोध करना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो इनमें से खूंटी शब्द का बहुवचन कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूंटियाँ। खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटियाँ हो जाएगा।
अब निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो इसमें जो शब्द दिया है इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? अज अजमना, अज अजमना का दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? ईश्वर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अज अजन्मा का दूसरा अर्थ होता है ईश्वर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें से कौन सा शब्द जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि जो कि शुद्ध शब्द है। अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, प्रश्न संख्या 12 और 13 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। इसमें आपको अब विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पर देखिए कृष दिया है, तो कृष का विलोम शब्द क्या होता है? हृष्ट पुष्ट। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कृष का विलोम शब्द हृष्ट पुष्ट। दिया है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द अल्पज्ञ मतलब होता है कम ज्ञानी, तो इसका हो जाएगा सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं, तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए 14 और 15 में आपको जो त्रुटि शब्द है उसमें बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए दिया है विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें आपको ऑप्शन में बताना है कि कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जलपान को नहीं रहेगा, जलपान का रहेगा कि विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए, तो को की जगह पर यहाँ पर का होना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें देखिए आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि क्या इसमें गलत है। तो मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, यहाँ पर अच्छी लगती का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अच्छा लगता है होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए यहाँ पर दिया है कि वाक्य में अच्छी लगती है के स्थान पर अच्छा लगता का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस जिसमें जहाँ पर शोक व्यक्त किया जाता है वहाँ पर करुण रस होता है, तो इसलिए करुण रस का अस्थाई भाव हो जाएगा शोक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर दिया है करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होता है उसे ही करुण रस कहते हैं। यहाँ पर करुण रस का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य को पढ़ने पर लग रहा है कि बहुत समय पहले का यह बात हो रहा है कि मैं खाना खा चुका था, तो इसमें क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आंसर नंबर आप इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, क्योंकि बहुत समय पहले की बात हो रही है इसमें कि मैं खाना खा चुका था। देखिए यहाँ पर दिया है आंसर में कि मैं खाना खा चुका था, यहाँ खाना खाने की प्रक्रिया पूर्ण भूतकाल में समाप्त हो चुकी है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में पूरा हो चुका था, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे 26 जनवरी 2050, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, तो यह पूर्ण भूतकाल हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्र, जो कि तत्सम शब्द है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो आपको ठठेरा शब्द पुल्लिंग है, तो आपको इसका स्त्रीलिंग बताना है। तो ठठेरा का स्त्रीलिंग हो जाएगा ठठेरिन, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रश्न संख्या 20 और 21 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। तो यहाँ पर एक शब्द चुनना है कि पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा उपत्यका। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द हो जाएगा उपत्यका। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाता है? कृपण कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कृपण।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुपुत्र, जो कि तद्भव शब्द है। देशांतर में कौन सा समास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। देशांतर में कर्मधारय समास है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देशांतर शब्द में कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद के उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का परस्पर संबंध होता है। जैसे महा प्लस देव, महान देवता हो गया, और नील प्लस गाय, नीली है जो गाय। तो ऐसे शब्द जो है कि कर्मधारय समास होते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में कौन सी संधि है? पहले तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो निर्धन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नि धन धन। नि मतलब कि नि के बाद अ का मात्रा आएगा प्लस धन आ जाता है, तो नि प्लस धन बराबर हो जाता है निर्धन। इसमें र आ जाता है इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। इसका उत्तर सही होगा विसर्ग संधि, क्योंकि इसमें अ की मात्रा है, इसलिए इसको विसर्ग संधि कहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।